हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के तहत कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला है पोषण या जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। तो पोषण जो है दोस्तों एक शारीरिक एवं जैव रासायनिक अभिक्रिया है। शारीरिक एवं जैव रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है ताकि जीवित रहने के लिए उसका ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सके। तो एक शारीरिक एवं जैव रासायनिक क्रिया है। इसके द्वारा क्या करता है, जीव जो है भोजन ग्रहण करता है ताकि जीवित रहने के लिए ऊर्जा के रूप में उसका प्रयोग कर सके। तो भोजन प्राप्त करने के लिए उसे शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी, और भोजन प्राप्त कर लेने से ही उसका काम नहीं चलना है। भोजन से ऊर्जा लेने की जो प्रक्रिया होगी, भोजन से आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होगी, वे सारी प्रक्रियाएं जैव रासायनिक होंगी। इसलिए ये दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। तो पोषण प्राप्त करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। पोषण प्राप्त करने की विधि के आधार पर इसे हम सामान्यतः दो प्रकार के पोषण में बांटते हैं। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है विषम पोषण। तो जीव जब खुद से ही स्वयं से पोषण की व्यवस्था कर लेते हैं तो वे कहलाते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पौधे, हरे पौधे या शैवाल है, इनमें हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ये अपने भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। विषम पोषण करने वाले जीव जो हैं विषमपोषी कहलाते हैं। विषम पोषण करने वाले जीव कहलाते हैं विषमपोषी। विषमपोषी क्यों कहलाते हैं? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। उनकी निर्भरता तीन प्रकार की हो सकती है। पहले होते हैं मृतोपजीवी। जैसा नाम से पता चल रहा है, मृतोपजीवी या स्कैवेंजर्स जो मरे हुए जीवों पर, मरे हुए या फिर सड़े गले जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। मृत एवं सड़े गले जीव, सड़े गले जीव या फिर पदार्थ पर इनकी निर्भरता होती है पोषण के लिए। जैसे बैक्टीरियास हैं, जीवाणु हैं, कुछ कृमि हैं, वर्म्स हैं, शैवाल है, माफ करिएगा कवक, जो फंगस होते हैं, फंजाई, ये सब जो हैं अपने भोजन के लिए सड़े गले एवं मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। दूसरे हो सकते हैं परजीवी। ये ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरे जीवों पर न केवल निर्भर होते हैं बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। दूसरे जीवों पर निर्भर, वह उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव भी हो सकते हैं और कुछ प्लांट्स भी हैं, देखे गए हैं, जो परजीवी होते हैं। जैसे जीवों में तो जो है बैक्टीरियास हैं जो रोग फैलाते हैं, कृमि हैं, खटमल है। फिर कुछ प्लांट्स देखे गए हैं जो परजीवी होते हैं, जिसमें अमरबेल। अमरबेल ऐसा पौधा है जिसमें
प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक नहीं पाया जाता, तो ये जो है पौधों पे लिपटा रहता है और अपना पोषण उनसे लेता है। तो ये होते हैं परजीवी। फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राणी समभोजी, होलोजोइक। प्राणी समभोजी, होलोजोइक, ठोस रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, जो शाकाहार करेंगे, साग सब्जी हरे पत्ते आदि खाकर जो जीवित रहेंगे वो शाकाहारी कहलाएंगे। मांसाहारी जो मांस का भक्षण करेंगे, और सर्वाहारी जो शाकाहार एवं मांसाहार दोनों करेंगे। इनका उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे शाकाहारी जो हैं जीव, हम जानते हैं गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब शाकाहारी हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी। फिर मांसाहारी, शेर, बाघ, सियार, चीता आदि जो हैं, सांप आदि जो हैं मांसाहारी हैं। सर्वाहारी जो दोनों प्रकार के भोजन खाते हैं, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, चूहा है, बंदर आदि जो हैं सर्वाहारी होते हैं। अच्छा, मांसाहारी सिर्फ जंतु ही नहीं होते दोस्तों, मांसाहारी पौधे भी होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए, पोषण के लिए, आहार के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं। जैसे मांसाहारी पौधे में एक है पीचर प्लांट, या जिसे हम कहते हैं घटपर्णी, ड्रोसेरा है। तो घटपर्णी में क्या होता है कि उसका जो पत्ता होता है वो घड़े की तरह होता है, घड़े की तरह रूपांतरित हो चुका रहता है उसका जो पत्ता है, जो लीफ है। और इसमें कुछ जो है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और इसकी जो आंतरिक सतह होती है वो बहुत चमकीली होती है। एक ऐसी संरचना, पत्ते जैसी, ढक्कन जैसी संरचना यहाँ पे बनी हुई होती है। तो ये चमकीले सतह से आकर्षित होकर मक्खी वगैरह या कीट वगैरह जो आकर इस पर बैठ जाते हैं, और जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये ढक्कन जो है, ये जो पत्ती से जो संरचना बनी हुई है, वह बंद हो जाती है, और अंदर जो है पाचक रस भरा होता है, जिसके द्वारा उसको जो है पचा लिया जाता है। तो ये पौधे ऐसे क्यों होते हैं? ऐसे स्थानों पर जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये पौधे जो है कीटों का सहारा लेते हैं या जंतुओं का सहारा लेते हैं। तो पौधे भी होते हैं मांसाहारी, घटपर्णी, ड्रोसेरा या ब्लेडरवर्ट है, ब्लेडरवर्ट, ये जलीय पौधा है, जल में पाया जाता है। तो ये सब जो है मांसाहारी पौधे हैं। तो ये हमने उनके उदाहरण देख लिए। इसके अलावा मृतोपजीवी, परजीवी या प्राणी समभोजी होने के अलावा भी एक संबंध पोषण के लिए पाया जाता है। कभी कभी पौधों में एवं जंतुओं में हो सकता है, पौधे एवं कवक में हो सकता है वो, और जंतु एवं पौधों में हो सकता है। वो जो संबंध है उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस या फिर सहजीविता। सहजीविता ऐसा संबंध होता है दो जीवों के बीच में, दो या अधिक जीवों के बीच में,
जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें वे परस्पर लाभ पहुंचाते हैं। परस्पर मतलब एक दूसरे को। दो या दो से अधिक जीव होंगे, वो उनके बीच ऐसा संबंध होगा कि वे दोनों एक दूसरे को जो है लाभ पहुंचाएंगे। जैसे लाइकेन, इसका एक उदाहरण है। सामान्यतः इससे संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। लाइकेन, तो लाइकेन जो है सहजीवी संबंध है। अच्छा, तो ऐसा जो संबंध है वो सहजीविता कहलाती है, जिसमें परस्पर वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, और ऐसे जीव जो हैं वो जीव कहलाते हैं सहजीवी। तो लाइकेन जो है सहजीविता का उदाहरण है। इसमें शैवाल व कवक के बीच सहजीविता पाई जाती है। शैवाल क्या काम करेगा? शैवाल में चूंकि हरित लवक होता है, इसलिए वो भोजन का निर्माण कर सकता है। कवक में हरित लवक नहीं होता, पर कवक न्यूट्रिशन सोख सकता है। कवक चूंकि सड़े गले मृत पदार्थों से न्यूट्रिशन लेता है, तो ये न्यूट्रिशन जो है वो दे सकता है शैवाल को। तो इस तरीके से ये दोनों जो है एक दूसरे की मदद करेंगे। एक और एग्जाम्पल है राइजोपस का। राइजोपस, ये सहजीवी संबंध होता है पौधे और कवक के बीच। अगेन, कवक न्यूट्रिशन आदि जो है नमी वगैरह शोक के एब्जॉर्ब करके पौधे को देगा, और पौधे बदले में उसको न्यूट्रिशन देंगे। तो ये पौधे की जड़ों से, कवक जो हैं पौधे की जड़ों से, पौधे की जड़ों से जुड़कर कवक जो हैं पौधे की जड़ों से जुड़कर तंत्र बनाते हैं इस प्रकार का। क्योंकि पौधे की फसलें जो है उसकी जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जा पाती, तो कम पानी की स्थिति में पौधे सूख मत जाएं, इसलिए कवक जो है उनसे जुड़ते हैं, और कवक जो है जाल बनाकर नमी, न्यूट्रिशन आदि जो है सोखकर पौधे को देते हैं। बदले में पौधा जो है भोजन निर्माण करके कवक को देता है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सहजीविता का। पशु या मनुष्य और जीवाणु का। तो सारे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे ही जो जीवाणु होते हैं, वो नुकसानदायक नहीं होते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पेट में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, पेट में हमारे कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन को सड़ाने या गलाने का काम करते हैं। जो भोजन के पाचन में, इन शॉर्ट पाचन में मदद करते हैं। बदले में हमसे उन्हें, हमारे शरीर से उन्हें भोजन मिलता है। तो ये हो गई सहजीविता। ये हमने देख लिया पोषण के बारे में। अच्छा, जो होलोजोइक पोषण वाले होते हैं, यानी जो भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, उनमें पोषण के कुछ चरण होते हैं। तो प्राणी संभोजी में पोषण के चरण, प्राणी संभोज पोषण के चरण, सब 5 चरण होते हैं दोस्तों इसमें। सबसे पहला होता है अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना या अपने शरीर के अंदर लेना। दूसरा होता है पाचन। पाचन का मतलब ये होता है कि सामान्यतः जो पोषण या जो भोजन होता है, उसके जो अवयव होते हैं
वो एक तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरे होते हैं वसा, तीसरे होते हैं प्रोटीन, चौथे कुछ विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स या फिर खनिज। सामान्य तौर पर ये सारी चीजें भोजन में होती हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन्स जो होते हैं, ये बहुत बड़े जैव अणु होते हैं, यानी जटिल अणु होते हैं। ये जटिल अणु होते हैं। शरीर जो है, भोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा लेना और शरीर के लिए आवश्यक चीजों का निर्माण करना। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन जो है जटिल अणु होते हैं, शरीर इस रूप में इनका प्रयोग नहीं कर सकता। तो इसलिए इनको छोटे पदार्थों में, जो शरीर के काम आ सके, ऐसे जटिल से सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। वो जो प्रक्रिया है वो कहलाती है पाचन। तो भोजन के जटिल अणुओं का उपयोगी या शरीर उपयोगी सरल अणुओं में विघटन या तोड़ा जाना, ये कहलाता है पाचन। तो पाचन की प्रक्रिया क्या है? भोजन में जो भी जटिल अणु लिए गए हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ना। तीसरा होता है अवशोषण। सरल अणुओं में इनका तोड़ना तो हो गया। अब शरीर को जो आवश्यकता है वो भिन्न भिन्न अंगों में है, भिन्न भिन्न जगहों पर है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। हर जीव में एक ट्रांसपोर्टेशन, जो बड़े विकसित जीव हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है। जैसे हमारे में है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और उसका जो प्रमुख है वो है रक्त। तो रक्त वाहिनियों में रक्त के द्वारा भोजन और न्यूट्रिशन आदि का जो है अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में प्रवाह होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये अवशोषण रक्त के द्वारा किया जाएगा। अब ये जो पाचन के द्वारा जो सरल अणु शरीर में हो गए हैं, इनका अवशोषण करेगा हमारा परिसंचरण तंत्र। तो भोजन के जो सरल अणु हैं, सरल अणु, उनका परिसंचरण तंत्र द्वारा अवशोषण, ये कहलाएगा अवशोषण। चौथा होता है स्वांगीकरण, या जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब ये सरल अणु हमें मिल गए। कुछ जो सरल अणु हैं उनका प्रयोग शरीर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर लेगा। फिर शरीर में रोज दिन जो तोड़फोड़ होती है, जो कोशिकाएं मरती हैं, जो वृद्धि के कारण या फिर हमारे मांसपेशियों में चलने के कारण, एक्सरसाइज आदि के कारण जो है शरीर में तोड़फोड़ होती रहती है, नए कोशिकाएं, नए ऊतक जो बनते रहती हैं। तो उन तोड़फोड़ों के लिए, उनका जगह लेने के लिए आवश्यक तत्व जो हमको चाहिए, आवश्यक पदार्थ जो चाहिए, जैसे प्रोटीन, तो इनका जो निर्माण है इन सरल अणुओं से होगा। तो स्वांगीकरण का मतलब होता है शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण। भोजन के पाचन के द्वारा और अवशोषण के द्वारा शरीर में लिए गए जो भोजन के सरल अणु हैं, उनसे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का जो निर्माण होगा वो कहलाता है स्वांगीकरण। वो आवश्यक पदार्थ क्या हो सकते हैं? प्रोटीन हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। फिर पांचवा उत्सर्जन। इतनी प्रक्रिया के पश्चात, पाचन के पश्चात जो भोजन का अवशेष रह गया है, पाचन के पश्चात, पाचन एवं अवशोषण के पश्चात, अवशोषण के पश्चात बाकी बचे अवशिष्ट का शरीर से त्याग।
पाचन और अवशोषण के बाद जो भी शेष रह जाता है शरीर में, जिसकी शरीर को कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। तो ये उत्सर्जन मल के रूप में हो सकता है, मूत्र के रूप में हो सकता है, ये उत्सर्जन पसीने के रूप में हो सकता है। तो इस प्रकार ये हो गए प्राणी संभोजी पोषण के चरण। अल्पता के रोग यानी कि कमी से होने वाले रोग हम यहाँ पर देखेंगे। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन जो होते हैं वो जटिल अणु होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसकी जो खोज है, विटामिन की खोज ल्यूपिन और हॉपकिंस ने की थी। ल्यूपिन एवं हॉपकिंस ने उनके प्रकार, उनके वैज्ञानिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला विटामिन ए, वैज्ञानिक नाम है रेनिटॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी रात को कम दिखाई देता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, तो बाहर से यदि बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु आदि का आक्रमण हो तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारा रिस्पॉन्स ढंग से नहीं कर पाता। अगला है B1 या जिसे हम कहते हैं थायमिन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इस रोग में जोड़ हैं, वहाँ पे मसल्स जो हैं फूल जाते हैं, उनमें दर्द होता है, थकावट लगती है, सांस फूलने लगता है। B2 या जिसे हम कहते हैं रेबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा फटने लगती है, होंठ के किनारे फटने लगते हैं, याददाश्त में कमी आती है। फिर B3 इसे हम कहते हैं नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग में क्या होता है, रेसेस आ जाते हैं त्वचा पर, लाल लाल चकत्ते एवं दाने आ जाते हैं, जो बाद में घाव का रूप ले लेते हैं। विटामिन B5 जिसे हम कहते हैं पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक अम्ल। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। विटामिन B6 इसे हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया या रक्ताल्पता, शरीर में जो है रक्त की कमी होने लगती है। चर्म रोग, स्किन से रिलेटेड रोग जो है होने लगते हैं। विटामिन B7 इसे कहते हैं बायोटीन। इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं, लकवा हो सकता है। विटामिन B12, अच्छा ध्यान देंगे, विटामिन B4 और विटामिन B8 से लेके B11 तक कोई विटामिन नहीं होते। तो बी सीरीज में जो है विटामिन B1, B2, B3, फिर 4 नहीं होता, B5, B6, B7 और उसके बाद सीधा B12 होता है। तो B12 को हम कहते हैं कोबालेमिन। इसकी भी कमी से जो है एनीमिया या रक्ताल्पता का रोग होता है। विटामिन C इसे हम कहते हैं स्कारबिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है दोस्तों, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगते हैं। मसूड़ों में सूजन और खून आना। सिट्रिक फैमिली के जितने भी फल हैं, जिनमें नींबू है, संतरा है, ये सब में जो है विटामिन C पाया जाता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। इस रोग में उनके पैर की जो हड्डियां हैं वो धनुष आकार में मुड़ जाती हैं। फिर है विटामिन E जिसे हम कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन E की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है, महिलाओं में जो है बांझपन की समस्या देखी जाती है। और अंतिम विटामिन है विटामिन K जिसे हम कहते हैं फिलिक्विनोन। इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जम पाता। हम जानते हैं कि रक्त के क्लॉटिंग के लिए, थक्का जमने के लिए विटामिन K बहुत आवश्यक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या निम्न में से कोई सा रोग जो है दिया होगा, पूछेगा किस विटामिन की कमी से होता है। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने लायक ये है कि इसमें से कुछ जो विटामिन होते हैं, जैसे B और C सीरीज के जो विटामिन हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी जल में घुलते हैं। इसके उलट जो विटामिन A, D, E और K जो होते हैं, ऐसे आप इनका नाम रख सकते हैं एडिक, ये वसा में घुलनशील होते हैं। यानी शरीर के इसके शोषण के लिए वसा का होना बहुत जरूरी है।
इसके अभाव में जो है इनका शोषण नहीं हो पाएगा, शरीर इनका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये तो हमने देख लिया अल्पता के रोग, जिसमें विटामिन की अल्पता से रोग हमने देखे। इसके बाद हम देख लेते हैं ऐसे रोग जो परजीवियों के कारण होते हैं। वो वायरस से हो सकते हैं, वो प्रोटोजोआ से हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया से हो सकते हैं। सामान्यतः इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रोग की स्थिति तब होती है दोस्तों जब जीव जो है, जीव के जितने भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो सही ढंग से नहीं हो पाती, वो मानसिक और शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ महसूस नहीं करता, अच्छा महसूस नहीं करता, तब हम कहते हैं कि वो रोगी है और ये रोग की स्थिति है। तो कुछ रोग हम यहाँ पर देखेंगे जो सामान्यतः जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, उनके द्वारा फैलाए जाते हैं। प्रश्न में परीक्षा में जो है सामान्य तौर पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, रोग का नाम दिया रहेगा, आपको उसका कारक बताना है, किसके द्वारा फैलता है, या फिर आपको कारक दिया रहेगा, उससे होने वाले रोग का नाम बताना है। तो जैसे हैजा, जिसको हम बोलते हैं कॉलरा, अगर आप अंग्रेजी के नाम याद रखते हैं तो आप उनके जो कारक हैं, रोग के जो कारक हैं, किसके कारण होते हैं, उसका नाम याद रखने में भी आसानी होगी। जैसे कॉलरा, वाइब्रियो कॉलरी, ये जीवाणु हैं, ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से या फिर बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। फिर तपेदिक, या जिसे हम कहते हैं टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, अगर आप इंग्लिश नाम याद रखते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी कि जिस जीवाणु के कारण होता है उसे हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। फिर है टाइफाइड, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है, साल्मोनेला टाइफी इसके जीवाणु का नाम। टिटेनस, टिटेनस होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। तो ये जो रोग हैं ये सब के सब जो है जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। फिर हम देखते हैं सर्दी या जुकाम, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम जो होता है वो होता है राइनो वायरस के कारण। पोलियो होता है पोलियो वायरस के कारण। खसरा या मीजल्स जिसको बोलते हैं, ये होता है पैरामिक्सो वायरस के कारण। रेबीज, कुत्ते के काटने से जो होता है, रेबीज वायरस के कारण। हाइड्रोफोबिया हो जाता है इसके कारण, व्यक्ति जो है पानी से डरने लगता है। फिर है पीलिया या हिपेटाइटिस, ये होता है हिपेटाइटिस ई के कारण। नॉर्मल जो पीलिया होता है वो हिपेटाइटिस ई के कारण होता है, वैसे हिपेटाइटिस बी भी होता है। फिर हम देखते हैं एड्स, ये होता है HIV वायरस के कारण। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देता है एड्स का। तो ये सब जो है वायरल डिसीज हैं। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब समझिए, एक्वायर्ड मतलब उपार्जित, कमाया हुआ, उपार्जित, इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र से रिलेटेड है, डेफिशिएंसी कमी, सिंड्रोम। तो इसमें जो है क्या होता है, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है, शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाता है इसके कारण। किसके कारण? HIV वायरस के कारण। HIV का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने वाला वायरस। तो इसके फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछ देता है कभी कभी। 1 दिसंबर को जो है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस, आपके सामान्य जानकारी के लिए। फिर ये सब तो हो गए वायरस से होने वाले डिसीजेस। फिर हम देख लेते हैं मलेरिया, ये होता है प्रोटोजोआ के कारण, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है। पेचिस या जो दस्त है वो होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, ये भी एक प्रोटोजोआ है, अमीबा की प्रजाति है।
पेट में जो है मरोड़ होता है इसके कारण। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इसके वाहक कौन है। ये तो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, जिसके कारण होता है ये। पर इस प्रोटोजोआ को वहन करके, कैरी करके जो है शरीर तक कौन लाते हैं? तो मादा एनाफिलीज है। एनाफिलीज मच्छर का नाम है। मादा एनाफिलीज जो है इसका वाहक मच्छर होती है। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। फिर है डायरिया, इसमें भी दस्त होते हैं, शरीर में पानी की बहुत कमी पड़ जाती है, वो होता है इश्चेरिचिया कोलाई के कारण। ये भी प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो रोग हैं वो प्रोटोजोआ के कारण है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इश्चेरिचिया कोलाई, इसी को ई कोलाई भी बोलते हैं, ई कोलाई। फिर फाइलेरिया, या जिसे हम कहते हैं हाथी पांव। क्यों? इसमें लिम्फ जो है शरीर के फूल जाते हैं और पैर जो है फूलकर हाथी के जैसा, मतलब बहुत भारी हो जाता है, मोटा, तो हाथी पांव कहते हैं। ये होता है बाउचेरिया ब्रैंकाप्टाई नामक कृमि के कारण। तो ये कृमि जनित रोग है। फिर इसका जो वाहक होता है, ये भी मच्छरों से होता है। क्यूलेक्स मच्छर की प्रजाति है, मच्छर है। तो जैसे हमने वाहक देखा था उसका, मलेरिया का जो वाहक था वो था मादा एनाफिलीज। तो ये हमने देख लिए रोग। होप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो वीडियो है आपकी मदद करेगा। अगर पसंद आया हो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।